नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश का बजट सामने आ चुका है और अब दौर विश्लेषण का शुरू हो चुका है। हर कोई समझना चाहता है कि आखिर वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जो बजट पेश किया उसमें उनके लिए क्या है। आंकड़ों से भरा बजट किसकी जिंदगी को आसान बनाएगा और किसके लिए ये मायूस करने वाला है, और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें समझने की जरूरत आपको है। एक अच्छा पैनल हमारे साथ है, उनसे बजट पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एक खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया की बजट पोटली खुल चुकी है और इस पोटली से जुड़े उन तमाम सपनों का रास्ता भी एक साल के लिए तय हो चुका है जो उम्मीद भरी निगाहों से इसकी तरफ देख रहे थे। मलैया की बजट पोटली से हर वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें जुड़ी थी। इंतजार खत्म हुआ, बजट वाली पोटली खुली और साल 2017-2018 के बजट का खाका सूबे के सामने आ गया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कई घोषणाएं की, कई उपलब्धियों के आंकड़े पेश किए गए और कई क्षेत्रों पर मलैया का फोकस पहले से कहीं ज्यादा दिखा। लेकिन 2017-2018 के बजट की जो सबसे बड़ी सौगात थी वो मध्य प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों के लिए थी। लंबे वक्त से चर्चा में रहे 7th पे कमीशन को 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया और इसका फायदा राज्य के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2017 से मिलने लगेगा। सेवा प्रदायकों अर्थात शासकीय सेवकों में संतोष और आनंद जरूरी है। अतः 7वां वेतनमान का लाभ प्रदेश के शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2016 से दिया जाकर नगद भुगतान जुलाई 2017 के वेतन से किया जाएगा। प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों को खुशखबरी देने के साथ ही साथ जयंत मलैया ने शिक्षा व्यवस्था की सेहत और छात्र छात्राओं के भविष्य के सपनों को बुलंद करने की बात कही। एक तरफ जहां आज के कंपटीशन में छात्रों को बेहतर बनाने के लिए NCERT की किताबों को पाठ्यक्रम में लाने की बात की गई, वहीं सूबे के टैलेंटेड विद्यार्थियों के लिए 1000 करोड़ के बजट का ऐलान कर दिया गया। प्रदेश के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में असुविधा न हो, इसके लिए आगामी सत्र से कक्षा 1 से 7 के लिए गणित, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान विषयों तथा कक्षा 9 व 11 के लिए विज्ञान, गणित तथा वाणिज्यिक विषयों की NCERT पाठ्य पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 92 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। वित्त मंत्री के बजट भाषण में जहां सूबे के विकास की तस्वीर को आगे बढ़ाने की कोशिश दिखी, वहीं बीते कुछ सालों के बजट का परिणाम भी पेश किया गया और वो परिणाम ये था कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश की विकास दर देश के औसत विकास दर से कहीं ज्यादा और दहाई अंकों में है। वर्ष 2016-17 में समग्र रूप से स्थिर मूल्यों पर GST में वृद्धि 12.21% रहने का अनुमान है। स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र में 20.42% वृद्धि होने का अनुमान है। राज्य की आर्थिक सेहत और जनता को राहत देने की कोशिशों के बीच अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक तरफ जहां सरकार के मंत्रियों ने इसकी तारीफ की, वहीं विपक्ष को बजट केवल सरकार का फैलाया भ्रम ही नजर आया। मैं वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं और निश्चित ही उनने अपने अनुभव और योग्यता का पूरा परिचय दिया है। जनता पर बिना कोई अतिरिक्त बोझ डाले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की है। गरीबों के कल्याण की अनेक योजनाएं अभूतपूर्व प्रारंभ की हैं। किसी तरह से युवाओं के लिए कोई सोच नहीं, पूर्ण रूप से निराशापूर्वक बजट है। इसमें टिप्पणी करने में भी बुरा लग रहा है। 6वां तो बात हो नहीं रही, 7वें की बात हो गई, वो भी जुलाई से। ये तो सिर्फ धूल झोंकने की बात हो गई। बजट हर साल आता है, विकास का मिशन होता है, सरकार का विजन होता है और होती हैं वो तमाम दलीलें जिनके बीच बजट को अपने अपने तरीके से तोलने की कोशिश भी जारी है। संदीप भमरकर, सी मीडिया, भोपाल।
तो तस्वीरें इस तरीके से सामने आई, कुछ तोहफे सामने आए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे लोग मायूस हुए हैं। आखिर वो मायूसियां क्या कुछ रहीं, उनका भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है। उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दरअसल जब बजट के बाद विश्लेषण की बात शुरू हुई तो उसके बाद दो मसले उठे कि दो वर्ग यहां पर छूट गए। किसान और कारोबारियों को मायूसी हाथ लगी है। किस तरीके से, दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों को तो बम्पर तोहफा मिला, लेकिन इन सब के बीच कुछ क्षेत्र राजस्व की रहमत आने का इंतजार ही करते रह गए और उन राह ताकने वालों में पहला नाम है किसानों का। मलैया साहब के बजट से किसानों को मालामाल होने की उम्मीद बहुत ज्यादा थी और उसकी वजह यह है कि बीते वक्त में सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय को दोगुना करने की बात करती रही, लेकिन इस बजट में इन वादों को पूरा करने की कोई तस्वीर नहीं उभर पाई। हालांकि मध्य प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने की बात की गई, सिंचित कृषि भूमि का रकबा बढ़ाने और माइक्रो इरिगेशन की बात भी की गई, लेकिन सवाल ये है, क्या इतने भर से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? 2017-18 के लिए सिंचाई परियोजनाओं हेतु पूंजीगत मद में कुल बजट प्रावधान में रुपए 9,850 करोड़ रुपए हैं, जो कि वर्ष 2016-17 की पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में रुपए 1,237 करोड़ अधिक है। यह वृद्धि सिंचाई सुविधा विस्तार को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही उच्च प्राथमिकता का परिचायक है। किसानों के साथ ही साथ कारोबारियों को भी बजट से खास खुशी नहीं मिल पाई। बुनियादी ढांचों में विस्तार और विनिर्माण के क्षेत्र को बल देने की बात वित्त मंत्री ने अपने बजट में की, लेकिन जिस तरह से राहत की उम्मीद कारोबारी वर्ग को थी, वो उम्मीद उल्हाने में ही बदल कर रह गई। भारतीय परिवेश में कृषि रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन है। कारोबार के विस्तार में भी रोजगार की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन इन क्षेत्रों को बजट में मिली निराशा आखिर क्या असर दिखाएगी, अब ये भी एक सवाल उभरकर सामने आ गया है। इस पूरे मामले पर विपक्ष हमलावर है और वित्त मंत्री पूरे बजट को बैलेंस्ड मान रहे हैं। जीरो टॉलरेंस का बजट है और जीरो उम्मीद पे उतरा। किसी तरह से युवाओं के लिए कोई सोच नहीं, पूर्ण रूप से निराशा पूर्वक बजट है। जो नई नई चीजें हम कर रहे हैं उसका इसमें उल्लेख होता है। जो हमारी कोई भी सामाजिक सरोकार की हमारी पुरानी चीज, अब आप कहते हो कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में आपने उल्लेख नहीं किया कोई, परंतु वो तो हमारी सतत जारी है, चलती है, वो कंटिन्यूअस रहती है। बजट में विकास की बात हुई, विकास दर की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, सेहत की बात हुई, लेकिन किसान और कारोबारियों को मलैया के बजट से मालामाल न होने का मलाल माथे पर बल डाल रहा है। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो 1,69,954 करोड़ रुपए का बजट सामने आया। कई अहम चीजें इसमें घोषणा की गई है और सबसे बड़ी घोषणा जो थी वो ये रही कि राज्य सरकार के जो लगभग 10 लाख कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलेगी। लेकिन क्या कुछ संकल्प रहे सरकार की, वो हम आपको दिखाते हैं। विकास दर 12.21% रहने का अनुमान, मतलब दूसरी बार ऐसा होगा कि जो राष्ट्रीय औसत है विकास दर की उससे ज्यादा और दहाई अंकों में। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर फोकस किया गया। नर्मदा संरक्षण के लिए पेड़ लगाए जाएंगे, इसके लिए कहा गया कि बिल्कुल भी इसमें फंड की कमी नहीं होगी। नर्मदा सेवा यात्रा के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही साथ सरकार ने संकल्प लिया है जो 1,000 से ज्यादा की आबादी वाले जो इलाके हैं वो नल जल योजना से जोड़े जाएंगे। नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का सरकार का लक्ष्य है और इसके साथ ही साथ कुछ और बिंदु हैं। निजी भागीदारी से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा, ये एक बड़ा मसला रहा है सरकार के सामने। हर जिले के अस्पताल में कुपोषण के इलाज के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाएगा। कुपोषण मध्य प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है। 520 हाई और 240 हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। एमपी में 7 नए मेडिकल खोले जाने का भी बजट में ऐलान किया गया है। उच्च शिक्षा में प्रतिभावान छात्रों की पढ़ाई के लिए सरकार खर्च उठाएगी। जो मेधावी छात्र हैं उनके लिए एक अलग सा फंड बनाने की बात कही गई है। 1,000 करोड़ के प्रदेश के सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का टारगेट भी यहां पर तय किया गया। सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देने का ऐलान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि में एक बड़ा कदम मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है बजट के जरिए। नर्मदा के किनारे के 66 शराब की दुकानें बंद करने की भी बात कही गई है और इसके साथ ही साथ 2017-18 में सिंचाई की परियोजनाएं शुरू होगी। 9,850 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए किया गया है। नल जल योजना के लिए 552 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
इसके साथ ही साथ अगर आगे की योजनाओं की बात करें तो पोषण आहार के लिए 2900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो बजट का सारांश आपके सामने पेश कर दिया हमने, लेकिन अब यहां पर चर्चा बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर मलैया साहब का जो बजट है, कौन मालामाल हो रहा है और मायूस इससे कौन होगा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से यशपाल सिंह सिसोदिया जी बीजेपी विधायक हैं, कमलेश्वर पटेल विधायक कांग्रेस और जितेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, प्रांताध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा। इसके साथ ही साथ ग्वालियर से रोहित वाधवा जी बिजनेसमैन है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ज्योति शर्मा इकोनॉमिस्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। यशपाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, और सवाल यही है कि जब वित्त मंत्री जयंत मलैया ने अपना बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने एक शेर बोला कि पंछी ने जब जब किया पंखों पर विश्वास, दूर दूर तक हो गया उसका ही आकाश। आज के बजट से मध्य प्रदेश की जनता का आकाश कितना उनको मिल पाया, उनकी उम्मीदों का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने बजट में चहुमुखी विकास के साथ साथ व्यवस्थाओं को अंजाम देने का काम किया है जी। किसानों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, छात्र छात्राओं सबको दीर्घकालीन सहूलियतें देना। मैं दूसरी बार का विधायक हूं जी। बजट में राहत की बजाय सहूलियतें ज्यादा मददगार होती हैं। राहत फौरी होती है, सहूलियतें दीर्घकालीन होती है। प्रस्तुत बजट में विकास की दर में छलांग लगी है। राज्य की विकास दर राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा बताई गई है और 12.21% रहने का अनुमान बजट में माननीय मलैया जी द्वारा बताया गया है। जहां तक योजनाओं का सवाल है जी, इन योजनाओं में सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश की 7 करोड़ 50 लाख जनता के लिए अपेक्षित होती है, वो लगभग सब उसमें समाविष्ट है जी। किसानों का ध्यान रखा गया है, उद्योगपतियों का ध्यान रखा गया है, निवेश का ध्यान रखा गया है जी। शिक्षा सिंचाई का ध्यान रखा गया है। आश्चर्यचकित है कि पिछली सरकारों ने पूरे अपने कालखंड में जितने मेडिकल कॉलेज शासकीय नहीं खोले जी, उतने अकेले 2017-18 के बजट में 7 मेडिकल कॉलेज की न केवल स्थापना का संकल्प है जी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर एमबीबीएस चिकित्सक जाए और अपनी सेवाएं दे जी। ऐसा 3 वर्ष का बॉन्ड उस मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले उस चिकित्सक के लिए अनिवार्य कर दिया गया इस बजट में जी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देगा। बिल्कुल सेवाएं देंगे, लेकिन सर ये संकल्प जो सामने आए हैं इसी पर कारणों से सवाल विपक्ष उठा रहा है। पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। यशपाल जी ने जो चीजें कही है बजट को लेकर, क्या प्रतिक्रिया आपकी? धन्यवाद। देखिए अवधेश भाई, मुझे लगता है कि आज का जो बजट था सिर्फ बजट पेश करने की औपचारिकता मात्र थी जी। और बहुत हैरानी का विषय है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2.25 करोड़ का बजट पेश किया और लगभग इतना कर्ज इस मध्य प्रदेश पे होने वाला है। यदि हम 2014 की बात करें, मैं सिर्फ तथ्य और आंकड़े पेश करूंगा आपके सामने अवधेश भाई कि 2014 में मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर कर्ज था 78,000 करोड़ रुपए। 2015 में कर्ज बढ़कर पहुंचता 98,000 करोड़ रुपए और 2016 में 1,31,000 करोड़ रुपए और 2017 में यह बजट के लगभग बराबर पहुंच जाएगा। तो जिस राज्य का कर्ज उसके बजट के बराबर हो तो फिर आप सोचिए कि उस राज्य की माली हालत कैसी होगी। और ये पंकज चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी उनका आरोप नहीं है। एक तो बजट और कर्ज के आंकड़े ने इसको स्पष्ट किया, दूसरा हमारे सम्मानित वित्त मंत्री जी ने भी कई बार इस बात को स्वीकार किया कि मध्य प्रदेश की आर्थिक हालत बहुत खराब है, खजाना खाली है। और यही कारण अवधेश भाई कि आज जब मध्य प्रदेश की जनता ये अपेक्षा कर रही थी कि सरकार चुनाव की समीप जा रही है तो संभवतः पेट्रोल डीजल पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सबसे अधिक कर मध्य प्रदेश में पूरे देश में है, उसको कर को सरकार कम करेगी, पर सरकार ने कर को कम नहीं किया। यदि मैं किसानों की हित की बात करूं तो किसानों को लेकर इस मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं किसान पुत्र मुख्यमंत्री हैं, पर हैरानी की बात यह है कि किसानी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी लागत बढ़ती जा रही है खेती की और मुनाफा कम होता जा रहा है, उस दिशा में सरकार ने काम नहीं किया।
आप यदि उत्पादन बढ़ा देते हैं तो इसका आशय अवधेश भाई ये नहीं है कि किसान का लागत बढ़ गया, तो जितना माल और बाजार में आएगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को समस्या होने वाली है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान पुत्र मुख्यमंत्री की सरकार में किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं है जी। मैं निवेश की बात करता हूं तो निवेश के नाम पर ठन गोपाल जो भी चीजें की गई वो रस्म अदायगी की गई है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है, जिस पर हमारे विधायक जी ने जिक्र किया कि 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा करी 2017 के बजट में। सर, किसको धोखा दे रही है मध्य प्रदेश की सरकार और वित्त मंत्री जी? इसमें से 2 मेडिकल कॉलेज, शिवपुरी और छिंदवाड़ा के मेडिकल कॉलेज मनमोहन सिंह की सरकार में कमलनाथ जी और सिंधिया जी ने स्वीकृत कराए थे, उनको अब सरकार की कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। दतिया में कॉलेज पहले से स्वीकृत है। सागर का कॉलेज आधा चालू आधा बंद स्थिति में है। तो कौन से 7 कॉलेज की आप बात कर रहे हैं? जिस दिशा में काम होना चाहिए था उस दिशा में काम हुआ नहीं, खाली भ्रमजाल उत्पन्न करने का प्रयास है। यदि मैं पर कैपिटा इनकम की बात करूं तो देश की प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपए है और मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 72,000 रुपए। इतना फर्क? तो ये कौन सी कृषि विकास दर है, कौन सी विकास दर है अवधेश जी जो समस्या पर है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में निवेश नहीं, रोजगार नहीं, कुपोषण में हम शीर्ष पर, शिशु मृत्यु दर में शीर्ष पर, स्वास्थ्य की सेवाओं की बदतर हालत में शीर्ष पर, महिला अपराध में शीर्ष पर, तो फिर ये विकास हो कैसे रहा है? ठीक है, विकास को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, अर्थशास्त्री हैं। देश भर में गरीबी का आंकड़ा धीरे धीरे कम हुआ है, पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि मध्य प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत बढ़ा है। और ये फिर कह रहा हूं कि ये मेरा और कांग्रेस का आंकड़ा नहीं है, ये यूनिसेफ की वो रिपोर्ट है जो मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के आधार पर सरकार ने एकत्रित करी। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, और सर लाडली लक्ष्मी को आप धरातल पर, जमीन पर आने तो दीजिए। ठीक है सर, इन बिंदुओं पर भी आते हैं, लेकिन अभी जहां तक चर्चा बढ़ी है, ज्योति जी जरा समझ लेते हैं। का मैंने जिक्र, ज्योति जी जिस तरीके से अवधेश भाई स्थापित करते हैं कि बजट सिर्फ, बिल्कुल पंकज जी उन आंकड़ों पर भी आएंगे, तमाम जो बिंदु उन पर बात करेंगे। ज्योति जी जिस तरीके से बजट सामने आया और चर्चा के दौरान जो मामले उठ रहे हैं, फिर चाहे वो प्रति व्यक्ति आय का हो, फिर चाहे गरीबी का हो, कुपोषण का हो, फिर या स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का हो, क्या इन चीजों में सकारात्मक तस्वीर आज के बजट से देखी जा सकती है? जी अवधेश जी, सकारात्मक बजट की तस्वीर देखी जा सकती है, लेकिन उसके एक पीछे का काला पक्ष भी है यहाँ पर। सबसे पहले तो काले पक्ष में ये है कि हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और कर प्रावधानों से अगर इस कर्ज के बोझ को वापसी की गई तो ये कहीं न कहीं इस बजट में नहीं तो अगले कुछ बजट में हमारे ऊपर ज्यादा वजन के रूप में दिखाई देगा। अच्छे पक्ष में मुझे लगता है सबसे ज्यादा सरकार की का ध्यान कृषि पर है। कृषि को बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सी राहतें हैं, पर दूसरे निगेटिव फैक्ट ये है कि उद्योगों को कम राहत है और उद्योगों पर बजट का प्रतिशत भी कम है। सेवा क्षेत्र में शिक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान है और चिकित्सा पर कम है। हाँ, फर्क इतना है कि इतने प्रावधानों के बाद भी कहीं भी हम गुणवत्ता में सरकार नंबर 1 पे नहीं है, या मध्य प्रदेश में हम गुणवत्ता की बात नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके गरीबी की समस्या है, कुपोषण की समस्याएं हैं, और इतने सारे प्रावधानों के साथ में 14 साल से बजट प्रस्तुति के बाद में ये भी निगेटिव पक्ष है। पर सकारात्मक पक्ष में हमारे पास में कृषि कर्मण अवार्ड है। ग्रोथ रेट की आप बात कर रहे हैं तो ग्रोथ रेट में हम निसंदेह अच्छा कर रहे हैं, पर अब इस ग्रोथ रेट को सभी दूर फैलाने की जरूरत है। मुझे क्या लगता है कि कृषि में हम उत्पादन बहुत कर रहे हैं, लेकिन इस उत्पादन का प्रॉपर वितरण, उसकी कीमतों को संभालना, उसका भंडारण, ये व्यवस्थाओं में अभी भी कहीं न कहीं हमारा प्रदेश कमजोर है। ठीक है, मतलब उत्पादन में हम आगे हैं, लेकिन भंडारण नहीं हो पा रहा है, जो कीमतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। रोहित वाधवा जी आपके पास आना चाहेंगे। जो मुश्किल कृषि क्षेत्र की है, क्या कारोबारी वर्ग भी निराश हुआ है आज के बजट से, या कुछ सकारात्मक आप लोगों को देखने को मिला है? नहीं, सकारात्मक बजट है। रियल एस्टेट के ऊपर भी कुछ इन्होंने वैसे नहीं किया है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ किया है। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बजट में इंप्रूव किया है, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा मध्य प्रदेश के अंदर। जी, बाकी ज्यादातर फार्मर बजट है, और फार्मिंग के लिए इन्होंने काफी कुछ प्रोविजंस किए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए भी इन्होंने काफी कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। बाकी एजुकेशन सेक्टर में ज्यादा है, पर इंडस्ट्रियल उसमें कुछ भी बजट में नहीं देखने को मिला है। ठीक है, जितेंद्र सिंह जी, कर्मचारियों के लिए तो बहुत अच्छा बजट रहा। 7वां जो वेतनमान था वो लागू करने की बात कही गई, हालांकि इन सब के बीच विपक्ष के अपने तर्क भी हैं, विरोध भी, लेकिन किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग इस ऐलान को?
देखिए, मेरी भी सेवा अवधि करीब 21-22 साल हो गई है अवधेश जी, और जब मैं शासकीय सेवा में आया तो 5वां वेतनमान भी हमें 1 अप्रैल 1999 से मिला था जी, और 6वां वेतनमान हमें 1 अप्रैल 2009 से मिला था। अवश्य ही प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है कि हमारा जो 7वां वेतनमान केंद्र सरकार ने जैसे ही अपने केंद्र के कर्मचारियों को दिया था, और देते से ही हमारे प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने 15 अगस्त को जिस प्रकार से लाल परेड ग्राउंड पर यह घोषणा की थी कि प्रदेश के कर्मचारियों को हम 7वां वेतनमान देंगे, इस पर खरे उतरते हुए आज बजट में जो प्रावधान किया है और 1 जुलाई से जो हमारे कर्मचारियों को नगद भुगतान की बात कही है, 1 जनवरी 2016 से एरियस देने की बात कही है, निश्चित ही इस कर्मचारियों के लिए उत्साह है, और ये होली पे एक अच्छा तोहफा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है मैं मध्य प्रदेश सरकार का। और आज के जो मैन ऑफ द मैच है हमारे माननीय वित्त मलैया जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, मतलब वित्त मंत्री का आप लोग अभिनंदन करते हैं, लेकिन इस चर्चा के दौरान कुछ अहम सवाल अब उठे हैं कि अगर कृषि पर फोकस है तो फिर किसानों को फायदा क्यों नहीं मिल रहा है, अगर अन्य चीजों पर फोकस है तो फिर बुनियादी स्तर पर आप, जैसा कि पंकज जी ने कई सवाल उठाए, उन चीजों में सकारात्मक तस्वीर बन क्यों नहीं पा रही है। इन सवालों का जवाब यशपाल जी से लेंगे। पंकज जी कुछ और आंकड़े पेश करना चाह रहे थे, उन पर भी बातचीत करेंगे, और हमारे साथ ज्योति शर्मा जी बनी है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अर्थशास्त्री की दृष्टि से ये बजट कितना पास और कितना फेल रहा है। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं, और फ्रूट साप रियल फ्रूट जूस रियल फिल्स। मुझे मिला, मुझे भी मिला, और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी एनएमडीएफसी की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। दिल कहता है कि दिमाग में नए आइडियाज होंगे। सुनो सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की। दिल कहता है लोग हमें करें लाइकम लाइक। सुनो तो दिल कहता है कि अपसाइड डाउन भी प्यार हो। दिल कहता है लाइफ में थोड़ी रफ्तार हो। तो यारो लाइफ का फंडा एक ही, सुनो तो अपने दिल की। लक्ष्य को जी। Faster packaged drinking water. It's damn cold. Sadgar Beverages, Amleshwar, Raipur. Open up to adventure. Fruits are real fruit juice, real fizz. सब छोड़ के हम तो भागेंगे, में तोड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है। सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। दिल से दिल की बात हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री 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 मत राजश्री। इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण, जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक,
तनमन डिटर्जेंट पाउडर। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। बेस्ट ऑफ लक एजेंट। Class never goes out of style. हमारा देश देश नहीं, एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। ला 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 लटक के, साइड से तू सटक के, रेडी स्टेडी गो। खेलते रहो, खेलते रहो। लाइफ तो अपनी खेल खेल है, जी भर के तुम खेलो। ऐसी स्पोर्टी कंट्री में रहने वालों, पहनो सिर्फ स्पोर्टो। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। लिफ्ट प्योर, इंडिया का पहला स्मार्ट आरओ। इसका स्मार्ट ऐप समय से पहले करे सर्विस सेंटर को अलर्ट। कम ऑन इंडिया, लिफ्ट प्योर। नमस्कार नमस्कार। अर्ज करता हूँ कि आज मोहल्ले में हल्ला है, फ्लैट 54 की खुश आंटी भल्ला। तो आंटी क्रिकेट की दीवानी है, मैच जीतने पर उन्हें फ्रूट चाट सबको चखानी है, लेकिन छिलकों का क्या होगा वो गुड्डू बताएगा। फेंकोगे तो रोकेगा, टोकेगा समझाएगा कि छिलकों को सोसाइटी की कंपोस्ट मशीन में डालकर कंपोस्ट बनाकर दिखाएगा। गुड्डू की समझदारी का चल रहा बल्ला है। खुश है आंटी भल्ला आज मोहल्ले में। भल्ला क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सब लोग भी सोसाइटी में अपने लिए एक कंपोस्ट मशीन खरीदिए। फल सब्जी सूखे पत्ते होते हैं ना, इनको उसमें डालकर कंपोस्ट बनाइए, क्योंकि कंपोस्ट से धरती जो है और भी उपजाऊ हो जाती है। और इससे और भी क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि इलाके में गंदगी ये कम हो जाएगी और यही आपका स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा योगदान होगा। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट अपनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। तो बजट सामने आ चुका है, लेकिन सवाल यही है कि किसको क्या मिला, क्या मिलना बाकी है और क्या बजट पेश हो जाने भर से तस्वीर बदल जाती है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, विधायक बीजेपी, पंकज चतुर्वेदी, प्रवक्ता कांग्रेस, जितेंद्र सिंह, प्रांताध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा, रोहित वाधवा बिजनेसमैन है और ज्योतिष शर्मा जी इकोनॉमिस्ट। यशपाल जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ रही है, आपने देखा कि क्या क्या मामले सामने आ रहे हैं। सर, सवाल ये है कि बजट के प्रावधान हर बार आप लोग करते हैं, एक अच्छा खासा बजट देखने को मिलता है, हर बार उसकी राशि बढ़ भी रही है, लेकिन जमीनी हकीकत क्यों नहीं बदल रही है? आप चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, हालांकि बढ़ तो रही है लेकिन राष्ट्रीय औसत के हिसाब से कमजोर है। कुपोषण की बात कर लें, गरीबी की बात कर लें या स्वास्थ्य क्षेत्र की बात कर लें। अवधेश जी, आपने ब्रेक के पहले सिंचाई के बारे में, कृषि के क्षेत्र में किसानों को क्या मिला, यह प्रश्न किया था। जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि यदि 16-17 की तुलना में 30% अधिक सिंचाई होगी और उस योजनाओं के ऊपर 9,850 करोड़ रुपए की प्रस्तावना बजट में की गई होगी जी, तो यह सीधा सीधा किसानों के लाभकारी होगा। कृषि के उपकरण को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान, ट्रैक्टर एवं अन्य उपकरणों को बजट में प्रोत्साहन हेतु प्रावधान किया गया है जी। मसाला फसल सब्जी का हब और इसको लेकर के क्लस्टर का स्थापना, यह सब मिलाकर के कृषि के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश हमारा है। फसल बीमा 50 करोड़ का प्रस्ताव, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत 62 करोड़ का प्रस्ताव, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर 140 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये सब किसानों के इर्द गिर्द है।
ठीक है सर, लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर उठता है, जैसा कि आपने कृषि बीमा के बजट का जिक्र किया सर, जब इतना बड़ा बजट है कृषि बीमा के लिए, फिर ये 2 रुपए, 4 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए जो बीमा की राशि मिलती किसानों को, क्या वो सिलसिला इस बार खत्म हो जाएगा इस वित्तीय वर्ष में? देखिए अवधेश जी, धारा 6(4) जो राजस्व पुष्टि का नियम है उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, अब 2, 4, 5 रुपए के चेक नहीं मिलते। अब किसान भी इस बात की प्रतीक्षा करता है कि उसको मुआवजा कब मिलेगा, उसको बीमा कब मिलेगा। और आदर्श राष्ट्रीय बीमा फसल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश से लॉन्च की है, उसके बाद तो स्थिति और स्पष्ट होने जा रही है। और इसके अंतर्गत बीमा कंपनियां इस बात को लेकर के बाध्य होगी कि किस किसान का कितना क्षति हुई है, उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो परीक्षण किया जाएगा उस सैटेलाइट के माध्यम से। मतलब आपके हिसाब से किसानों के दिन अच्छे आएंगे? पंकज जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। बिल्कुल, किसानों के दिन अच्छे हैं, इसीलिए तो सरकार के प्रति उनका दिल है। अवधेश भाई जी, मैं किसानों के मामले में सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे जो थोड़ा बहुत खेती किसानी का ज्ञान है उससे देखकर लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों के मामले में जो गलती करी, वो गलती करी कि तकलीफ सिर की और इलाज पैर का हो रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि आपने सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं करी या कृषि का उत्पादन उपार्जन कम है, पर समस्या अवधेश भाई ये है कि किसानों को दिक्कत उत्पादन उपार्जन सिंचाई सड़क बिजली को लेकर नहीं, वो द्वितीय विषय है। प्राथमिक विषय यह है कि खेती की लागत बहुत बढ़ चुकी है और मुनाफा न्यूनतम है। और हम इसीलिए देखते हैं, इस मध्य प्रदेश में हमने देखा, बाकी जगह में बात नहीं कर रहा, कि लोगों ने टमाटर, प्याज, आलू जैसे उत्पाद जो है सड़कों पर फेंक दिए। वो इसलिए फेंक दिए कि जब बम्पर फसल होती है, अधिक उत्पादन होता है, तो फिर डिमांड और सप्लाई के चलते उनकी वैल्यू कम हो जाती है, और जब लागत से कम कीमत मिलती है तो किसान सड़क पर आ जाता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण अवधेश भाई कि इस बजट में उस विषय को एड्रेस करने का काम नहीं किया। और मेरी बात की पुष्टि इस बात से और होती है कि कल विधानसभा में गृह मंत्री जी ने स्वीकारा है कि पिछले 3 महीने मध्य प्रदेश में तकरीबन 100 के हिसाब से औसतन 300 के लगभग किसानों ने आत्महत्या करी है। 8 महीने पहले जब बाबूलाल गौर साहब गृह मंत्री थे, उन्होंने स्वीकार करा था कि साल भर में लगभग 1200 आत्महत्याएं इस मध्य प्रदेश में किसान मजदूरों ने करी है। तो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि जहां तकलीफ है, जहां समस्या है, वहां सरकार काम नहीं कर रही है। और उसकी समस्या दिल्ली की सरकार से लेकर मोदी सरकार ने कहा है कि कृषि को हम लाभ दुगना कर देंगे आपकी आमदनी को। पता नहीं कैसे करेंगे। जो वादा था इनका चुनाव में कि किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, स्वामीनाथन कमेटी का, इसको उन्होंने पूरा नहीं किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 10 साल से कह रहे हैं खेती को लाभ का धंधा बनाना है, खेती को लाभ का धंधा बनाना है। सुनकर कान पक गए अवधेश भाई, पर कब बनेगी खेती लाभ का धंधा पता ही नहीं है, तारीख नहीं बता पा रहे। यदि मैं कर्मचारियों के मामले पर बात करूं तो जितेंद्र जी ने कहा, मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने कर्मचारियों को जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिया है और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2017 से मिलेगा। 6ठे वेतनमान के जो उनके एरियर्स हैं, उनके विवाद आज तक लंबित हैं। और यदि सरकार जीएसटी को लेकर भी अवधेश भाई गंभीर नहीं, यदि सरकार जीएसटी को लेकर सजग और सतर्क होती तो ये बात ठीक है कि जीएसटी के चलते कोई कर ना भारत सरकार ने लगाया ना मध्य सरकार ने लगाए, पर मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, लैंडलॉक स्टेट है, तो इसको आप लॉजिस्टिक हब बना सकते थे ताकि जीएसटी की चीजों का प्रावधान मिलता। पर सरकार में अवधेश भाई विजन की कमी नजर आती है, व्यापक सोच की कमी नजर आती है। इसके लिए जिन सार्थक सकारात्मक बिंदु पर काम हो सकता था, हमारे साथ अर्थशास्त्री बैठे हैं, आपने जो बिंदु उठाए हैं उसी पर चलते हैं। ज्योति जी आपके पास आना चाहेंगे, जैसा कि काम किया है, उद्योग क्षेत्र की स्थापना की बात कही गई है, IT पार्क बनाने की बात कही गई है, स्मार्ट सिटी के पहले फेज के लिए 700 करोड़ के प्रावधान की बात कही गई है। ये जो चीजें सामने आई हैं, जो जिस तरह पर चिंता पंकज जी जता रहे हैं, क्या उन चिंताओं का समाधान इससे होगा? जी, इन बहुत भारी चिंताएं हैं और मुझे नहीं लगता है कि इस बजट से इन चिंताओं का समाधान होगा, क्योंकि उद्योग क्षेत्र के लिए बजट का हिस्सा बहुत कम है। किसानों के लिए जहां तक उत्पादन का सवाल है, बहुत अच्छा हम उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं वहां पर हमें अदृश्य बेरोजगारी भी कृषि क्षेत्र में नजर आ रही है। मुझे लगता है बजट पूरा प्राथमिक क्षेत्र प्रधान बजट होता जा रहा है और द्वितीय क्षेत्र को पीछे कर दिया जा रहा है। इस बजट में हम खाद्य प्रसंस्करण के लिए कई सारे फूड पार्क की रचना कर सकते थे और ऐसी स्थिति में कि 2 रुपए टमाटर या 2 रुपए प्याज बिक रहा है, तो छोटे किसान जो कि अभी गरीबी की मार झेल रहे हैं, लाभ का धंधा नहीं बन रहा है, इन घोषणाओं का फायदा मुझे लगता है कि बड़े किसानों को ज्यादा होने वाला है
और निश्चित ही उद्योग क्षेत्र में रोजगार बढ़ाए जाने के लिए हमें नए पार्क की, नए फूड पार्क की, नए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की और सबसे ज्यादा जरूरत भंडारण के प्रॉपर स्रोत की है। मुझे लगता है हर गांव में, हर क्षेत्र में सरकार को पहले पॉइंट आउट कर लेना चाहिए कि कौन सी फसल वहां का उत्पादन उस क्षेत्र में ज्यादा है जी। उन फसलों के लिए क्या भंडारण की व्यवस्था की जा सकती है, किस तरह के स्टोरेज बनाए जाने चाहिए और स्टोरेज बनाए जाने के पास में बाद में उनका रख रखाव, उनका मेंटेनेंस, मतलब ये तमाम चीजें ध्यान दी जानी चाहिए। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जो IT पार्क बनाने की बात कही गई, जो उद्योग क्षेत्र की स्थापना की बात कही गई, क्या इससे कुछ रोजगार के क्षेत्र में बेहतर हो पाएगा? बिल्कुल, इससे रोजगार का क्षेत्र बेहतर हो पाएगा। देखिए, इस समय हमें सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत सेकेंडरी सेक्टर में है जी। और अगर ये सब चीजें हम प्रॉपर कर पाए, जल्दी कर पाए, प्रॉपर जो हमने समय सीमा तय की है उसमें कर पाए, तो निश्चित ही रोजगार को हम दूसरे क्षेत्र में ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे और मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसकी दर को कम कर पाएंगे। उस समय हम प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि कर पाएंगे, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है जी। ठीक, मतलब इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन कृषि की बात करें, फिर रोजगार की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ये तमाम चीजें हो गई। लेकिन सामाजिक क्षेत्र में दो घोषणाएं बजट में सामने आई। पहला विधवाओं को पेंशन देने का मामला था और दूसरा बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के मद्देनजर कुछ डेस्टिनेशन उनके बढ़ाए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये चीजें तो घोषणा में लाई गई, लेकिन उन घोषणाओं के बाद कुछ सवाल भी खड़े होने लगे हैं। उन सवालों को किस तरीके से देखा जाए, उसके बाद मेहमानों से जवाब देंगे। जयंत मलैया की बजट की पोटली में घोषणाओं का सिलसिला आगे बढ़ा तो सामाजिक क्षेत्र में दो अहम ऐलान सामने आए। वो दो ऐलान महिलाओं और बुजुर्गों के लिए थे। MP के वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देगी जिनके लिए जीवन यापन किसी का मोहताज बना हुआ है। सरकार उन सभी विधवा महिलाओं को पेंशन देगी जो कारोबारी या नौकरी पेशा नहीं है। बजट में बुजुर्गों के मन का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के डेस्टिनेशन बढ़ाने का ऐलान किया गया और फंड में बढ़ोतरी की बात भी कही गई। महिलाओं को विधवा पेंशन और बुजुर्गों को कुछ एक्स्ट्रा तीर्थ का ऑप्शन काबिले तारीफ कदम है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ सवाल भी सामने आकर खड़े हो गए। सवाल ये, क्या विधवा महिलाओं को पेंशन दे देने भर से महिला सशक्तिकरण का काम पूरा हो जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश रेप के मामले में देश में पहले पायदान पर है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर किसी ऐलान का सामने न आना निराश करने वाला है। इसके साथ ही बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत ज्यादा तीर्थ तो मिल जाएंगे, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इसका जिक्र बजट में नहीं किया गया। बजट के सामने आने के बाद महिलाएं जहां खुद की सुरक्षा की अनदेखी का मुद्दा उठा रही हैं, वहीं कांग्रेस ने सुरक्षा से लेकर टैक्सेस का हवाला देकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि इस बजट ने महिलाओं का घर और रसोई खाली कर दी। देखिए, ये कैसा बजट है जो कि बेरोजगारों के लिए बहुत निराशाजनक बजट है। हर तरफ निराशा नजर आती है। महिलाओं के घर को खाली कर दिया गया। वहां जहां महिलाएं ये सोचती थी कि बजट से महिलाओं का घर ठीक से चलेगा, तो अब ये उनके ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया है टैक्सेस का कि महिलाओं का घर खाली हो गया। मलैया के बजट को जहां शिवराज ने पूरे नंबर दिए हैं, तो कांग्रेस को ये बजट 0 नजर आता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि प्रदेश की जनता मलैया के बजट से खुद को मालामाल मानेगी या फिर कंगाल। संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। तो चर्चा के बीच इस बिंदु को भी शामिल करते हैं। यशपाल जी, आपके पास अब आना चाहेंगे। दो चीज सामने आई, विधवाओं को पेंशन दिया जाएगा, बहुत अच्छी योजना है। तीर्थ दर्शन योजना में और भी तीर्थ बढ़ा दिए गए, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन सर, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों को जो सामाजिक सुरक्षा चाहिए, फिर चाहे वो भूखमरी की स्थिति हो, फिर चाहे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति हो, इस बारे में क्या चूक गए? नहीं, ऐसा नहीं है, चूक कहीं हुई नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के महिलाओं को विशेष करके जो पेंशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक समय था जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और मैं तब पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया करता था। मुझे आज भी याद है कि 18 से 35 वर्ष की उम्र की महिलाओं को जो विधवा हो जाती थी, उनको कांग्रेस की सरकार विधवा पेंशन का लाभ ही नहीं देती थी। और तब हम पत्रकार हुआ करते थे, हम पूछते थे कि 18 वर्ष की विधवा हो या 20 वर्ष की विधवा हो, वो विधवा है, उसको कहीं से न कहीं से पेंशन मिलना चाहिए। आज
सारी वे महिलाएं, सिर्फ उसमें थोड़ा सा जो संशोधन हुआ है, सेवारत विधवा महिला जो शासकीय सेवा में है और पेंशनर पाने वाली विधवा महिला, उसको छोड़ करके मध्य प्रदेश में जो शेष विधवा महिला है उन सबको सामाजिक सरोकार रखते हुए पेंशन की जो राशि थी वो 150 से बढ़ा करके 300 रुपए कर दी गई है। साथ ही तीर्थ दर्शन योजना में गंगा सागर, हम कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, कामाख्या देवी, गिरनार जी, श्री राम राजा ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर को भी जोड़ने का जो काम सर, इस बात से किसी को आपत्ति नहीं है। सर, सवाल ये है कि महिला सुरक्षा की स्थिति क्या है आजकल प्रदेश में? आप देख रहे हैं किस तरीके से मनचले बिल्कुल बेकाबू हो चुके हैं। उस सुरक्षा को लेकर कोई घोषणा क्यों नहीं हुई? बुजुर्ग किस तरीके से झेल रहे हैं जिंदगी, उस बारे में सर क्यों प्रावधान सामने नहीं आ रहे हैं? अवधेश जी, कानून और व्यवस्था के अंतर्गत कानून अपना काम करता है। घटनाएं घटने के साथ जब बात मीडिया के माध्यम से आती है, चर्चा में आती है, तो अगर महिलाओं की सुरक्षा का बजट में उल्लेख नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि बजट की जो इसका जवाब पंकज जी देना चाह रहे हैं आपको। कानून व्यवस्था को लेकर के कहीं न कहीं सरकार ने अपनी स्थिति सुरक्षित की है। ठीक है पंकज जी। पंकज आपसे देखिए अवधेश भाई, मेरा निवेदन बहुत साफ है कि मैं तथ्य और आंकड़ों से बात करता हूं, बजट का विषय खासतौर से हो जी। एनसीआरबी के आंकड़े बहुत साफ तौर पर पिछले 5 वर्षों से स्थापित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश महिला अपराध में शीर्ष पर है जी। राजधानी भोपाल में अभी हमारी 3 साल की एक मासूम बालिका के साथ बलात्कार की घटना होती है और उसमें सबने पुलिस का रुख देखा कि डीजीपी इस महोदय के पास मामला गया, तब जाकर प्रकरण पंजीबद्ध होता है। राजधानी भोपाल ऐसा शहर है इस प्रदेश का जहां सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हैं। महिला अपराध में ओवरऑल हम शीर्ष पर है। मध्य प्रदेश की पुलिस, अवधेश भाई, ऐसी पुलिस है जिसके खिलाफ एनसीआरबी में सबसे अधिक शिकायतें, यानी पुलिस जनता को प्रताड़ित करने वाली पुलिस के तौर पर कुख्यात है। तो इन सब बिंदुओं को आप एड्रेस नहीं करेंगे और तमाम प्रकार की योजनाओं की बात करेंगे तो वो बेमानी और दिखावा सा लगती है। और यही कांग्रेस ने कहा। बताए सरकार ने इस विषय में क्या काम किया कि ये कोई सी सामाजिक चेतना की बात कर ली, जन जागृति की बात कर ली, महिला सशक्तिकरण की बात कर ली, या पुलिस में कोई विशेष दल या बल तैयार करा हो कि जिस प्रकार की घटनाओं के ऊपर रोकने की काम बात करे। आप बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, कल बुजुर्गों के भोपाल राजधानी का किस्सा है कि 2 बुजुर्ग महिलाओं से लुटेरों ने चेन छीन ली और छीन के नकाब डालने के बाद उनसे कहा कि आप जाओ, जाकर पुलिस को बता देना कि हमने तुम्हारी चेन लूट ली। तो ये राजधानी भोपाल की स्थिति है। तो ये सशक्तिकरण और कल्याण की योजनाएं अवधेश भाई आंख में धूल झोंकने का प्रयास है। वस्तु स्थिति वो है जो धरातल पर दिखती है, जिसमें शर्म आती है कि मध्य प्रदेश बलात्कार में शीर्ष पर है, राजधानी भोपाल बलात्कार में शीर्ष पर है। चेन स्नैचिंग और बलात्कार का गढ़ यदि राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश की है तो आप कैसे अपने आप को सुरक्षित और सशक्त? बिल्कुल, पेंशन और तीर्थ दर्शन किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्टी है ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये दरकिरार न हो, ये एक सवाल बनता है। यशपाल जी आपके पास आएंगे। रोहित जी आपके पास आना चाहते हैं। जो स्मार्ट सिटी के पहले फेज के लिए 700 करोड़ के प्रावधान की बात कही गई, उद्योग क्षेत्र की स्थापना के लिए 161 करोड़ के प्रावधान की बात कही गई, इसको किस तरीके से आप कारोबारी लोग ले रहे हैं? क्या बेहतर हालात बनेंगे? फिर चाहे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, इन सब चीजों में कुछ सकारात्मक होगा? जी, स्मार्ट सिटी में जो बजट दिया गया है वो काफी अच्छा है। इससे काफी ग्रोथ होगी, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से। गवर्नमेंट टूरिज्म के ऊपर भी बहुत कुछ कर सकती थी जो गवर्नमेंट द्वारा नहीं किया गया है। कुल 256 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, जो काफी कम है जी। क्योंकि टूरिज्म में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उस पर गवर्नमेंट के द्वारा कभी भी कार्य नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ हर सिटी के में अगर आप देखेंगे काफी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत अच्छा बजट एलोकेट करके टूरिज्म को प्रमोट कर सकती थी। दूसरी चीज, इन्होंने जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर भी कोई भी बजट में अच्छे प्रोविजंस नहीं किए हैं। ये एक थोड़ा सा बैकलॉग। बाकी जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, सिंचाई को लेकर है, उसके ऊपर काफी कुछ इन्होंने फंड्स एलोकेट किए हैं जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब तमाम चीजें, लेकिन कुछ चीजें यहां पर छूट गई। ज्योति जी आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि वाधवा जी बता रहे हैं कि रियल एस्टेट को लेकर जो चीजें होनी चाहिए थी वो बेहतर की जा सकती थी, लेकिन अगर स्मार्ट सिटी को लेकर बजट जो सामने आया उसको लेकर जो बिजनेसमैन है वो संतुष्टि जाहिर कर रहे हैं, तो क्या माना जाए कि यहां पर कम से कम बजट में सरकार पास है? जी, स्मार्ट सिटी और आधार संरचना के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल पास है।
पर सड़कों का निर्माण हमने बहुत किया है। इवन आज की तारीख में हमें सारे गांव से शहरों की ओर जाने वाली सड़कें जुड़ी हुई और अच्छे रखरखाव के साथ मिलती हैं। पर कहीं न कहीं मेरा ये मानना है कि जो सड़कें अभी भी शहरों में बन रही हैं, जो आधार संरचना अभी भी निर्मित हो रही है, उसमें गुणवत्ता की बहुत ही कमी है। एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद में पता नहीं उसे मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं, समयावधि लेट है, गुणवत्ता कमजोर है। मुझे लगता है क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के पास अभी भी एक भी नेशनल एक्सप्रेस हाईवे नहीं है, जबकि इंदौर और भोपाल ऐसा ट्रैक है जिसको हम नेशनल एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं और शायद विकास की राह में एक बड़ा मील का पत्थर साबित कर सकते हैं। इससे व्यापार उन्नत होगा, इससे कृषि उन्नत होगी और इससे निसंदेह सेवा क्षेत्र भी उन्नत होगा। इसी उसमें स्मार्ट सिटी में हम बहुत सारे शहरों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खासकर स्वच्छता में। लेकिन ये एक सोच है, ये एक प्रश्न है कि कितने समय तक हम इस स्वच्छता को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ये मुद्दा ज्वलंत रहेगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी और फिर ऐसा ना हो कि शहरों का हाल वही हो जाए जो पिछले कुछ वर्षों में हमें दिखाई दिया था। ठीक है यशपाल जी, एक प्रश्न यहाँ पर और भी उठता है, विपक्ष भी उस प्रश्न को बार बार उठाता रहा है। जो कर्ज है मध्य प्रदेश पर वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वित्त मंत्री जयंत मलैया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ एक्सक्लूसिव जुड़े, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने कहा कि कर्ज सभी लोग लेते हैं, पर सर क्या ये कर्ज अदायगी के बारे में भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? क्योंकि कर्ज जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है एक डर तो पैदा होता ही है। देखिए अवधेश जी, कर्ज योजनाओं के कारण लेना पड़ता है, मौज शौक के लिए नहीं लेना पड़ता है। प्राप्तियां एवं व्यय कभी के संतुलन हेतु यदा कदा शासन को अल्पकालीन ऋणों को प्रसार तथा सरकारी हुंडियां भी जारी करना आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार जो कर्ज ले रही है वो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुखी प्रदेश के विकास को लेकर के यह कर्ज दिया जा रहा है। और कर्ज लेना किसी भी राज्य के लिए, चाहे फिर भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, एक व्यवस्था है। बगैर कर्ज लेकर के विकास किया जाना असंभव है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और जब 30-35 हजार करोड़ का मात्र बजट होता था, तब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते थे, ओवरड्राफ्ट सरकार हुआ करती थी। तब भी कांग्रेस की और सरकार 30-35 हजार करोड़ के बजट में कर्जा लेकर के और सरकार चलाती थी। आज ओवरड्राफ्टिंग का मामला नहीं है। यहाँ जितेंद्र जी बैठे हैं, 7वां वेतन निधि मिल जाता है, कर्मचारियों को सुविधाएं मिल जाती है, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं उठती है। तो ऐसे में माना जाता है कि कर्ज यदि लिया जा रहा है तो वो 60 करोड़ 50 लाख जनता की भलाई के लिए लिया जा रहा है, विकास के लिए लिया जा रहा है। और इन सब सारी चीजों में मैं समझता हूं कि सरकार का यह जो व्यवस्था है कर्ज लेकर के और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना, ये एक व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है, ये निरंतरता के साथ पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। ठीक है रोहित वाधवा जी, यहाँ पर ये आपसे समझना चाहेंगे, अगर अब कर्ज की बात करें लगातार बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटे की बात करें तो जीडीपी का 3.49% है। ये जो दोनों चीजें हैं ये अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली है या इससे नुकसान होगा? इसमें डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुछ भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए गवर्नमेंट द्वारा रेवेन्यू के लिए कुछ भी गवर्नमेंट द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है कि रेवेन्यू बढ़े गवर्नमेंट की। सिर्फ एक्सपेंसेस की दृष्टि देखा जाएंगे तो इरिगेशन पे, एग्रीकल्चर पे, सब पे एक्सपेंसेस का ज्यादा वो ध्यान रखा गया है। जी मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, टूरिज्म पे काफी कुछ कर सकते थे और ये अभी और काफी, जैसे अभी आईटी पार्क के ऊपर 58 करोड़ का इन्होंने वो किया है, जो कि बहुत कम है। जी तो रोजगार बढ़ाने के दृष्टि से या फिर रेवेन्यू बढ़ाने के, उससे गवर्नमेंट के कोई एक्स्ट्रा वर्क या एक्स्ट्रा कुछ प्रोविजंस नहीं किए गए, जो जनरल चले आ रहे हैं उसी पे वो किया गया है। जी ये चाहते तो और बेहतर तरीके से इसको कर सकते थे, प्रमोशन कई, क्योंकि हमारी जो मध्य प्रदेश है वो काफी रिच वो है, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और चीजों से भी काफी रिच है, यहाँ पे मिनरल्स काफी हैं, तो वो कुछ इस तरीके से प्रोविजंस करके रेवेन्यू को बढ़ाने की तरफ ध्यान दे सकते थे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते थे। इंडस्ट्रियल की तरफ भी कुछ भी नहीं किया गया अभी इनके द्वारा। ठीक है पंकज जी, आपके पास आना चाहेंगे। अगर हम बजट को पढ़ें तो एक चीज और भी महत्वपूर्ण दिखती है कि जो एयर कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने पर जोर दिया गया है, कुछ प्रावधान इसमें नजर आते हैं।
सर, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की जो बात है, इसको तो आप सकारात्मक रूप से देखेंगे? देखिए अवधेश जी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की आप बिल्कुल बात कर रहे हैं और ये समस्या सिर्फ वही है कि ये बात लंबे समय से हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 साल पहले घोषणा करी थी कि इंदौर से दुबई के लिए सीधी फ्लाइट प्रारंभ होगी, आज तक नहीं है। ग्वालियर जैसा जो शहर है वो रेगुलर फ्लाइट सर्विस है। ज्योति जी संभवतः ग्वालियर से बैठी, वो इस बात से सहमत होंगी कि वहां कोई फ्लाइट नहीं है। राजधानी भोपाल दिल्ली और मुंबई के अलावा कहीं से कनेक्टेड नहीं, और सरकार ने उस आग में घी छिड़कने का काम किया कि जो एटीएफ पर जो कर था 4% उसको बढ़ाकर सीधा 25% कर दिया है। यानी उसका सीधा असर मध्य प्रदेश में से जो जहाज तेल लेगा उसके ऊपर पड़ेगा कर का असर, और जब मध्य प्रदेश में वो ज्यादा पैसा देगा तो मध्य प्रदेश के लोगों से ज्यादा कर लेगा। तो जो वादवाजी इशारे कर रहे हैं कि वैसे ही टूरिज्म के लिए आपने कम पैसा रखा था और आपने एविएशन पर एटीएफ के ऊपर जो कर बढ़ा दिया 4 से 25% किया, वो घातक है। दूसरा, यशपाल जी ने कहा कि सरकार यदा कदा कर्ज देती है। अवधेश भाई, यदा कदा कर्ज लेती तो आपत्ति नहीं थी, पर मैंने तो आंकड़े पेश किए कि 2014 से 16 के बीच में 77,000 करोड़ से 1,31,000 करोड़ तक कर्ज पहुंच गया। दूसरा, वादवाजी रियल एस्टेट सेक्टर की बात कर रहे थे सर, वहां भी मुद्दे की चीज को एड्रेस नहीं किया गया। मैं राजधानी भोपाल की बात शेयर करूंगा कि राजधानी भोपाल में अवधेश भाई स्थिति यह है, जितेंद्र जी भोपाल के, यशपाल साहब बराबर भोपाल में रहते हैं, हमारे सीनियर एमएलए हैं, सहमत होंगे कि राजधानी भोपाल में जिस प्लॉट की बाजार वैल्यू 2 लाख रुपए है, उसका सरकारी मूल्य 6 लाख रुपए है। यानी आपको स्टाम्प ड्यूटी 6 लाख रुपए के ऊपर देनी है, तो कौन ऐसे मामले में रियल एस्टेट को मजबूत करेगा? तो यहाँ अपने स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है सर, वक्त बहुत कम है, बस ये बता दीजिए 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? सरकार आपको जो आपकी जो गवर्नमेंट रेट है उसको कम करने पर काम कर रहा था, वहां काम नहीं किया आपने। सर, 10 में से कितने नंबर देंगे बजट को? मुझसे पूछ रहे हैं अवधेश भाई? जी बिल्कुल। अवधेश भाई, ये 0 से भी नीचे माइनस में कहीं जाता है ये बजट। जब 2018 में चुनाव है, मध्य प्रदेश का खजाना खाली है, आपके पास योजनाएं नहीं है, सिर की तकलीफ है, पैर का इलाज, पेट का दर्द है। ठीक है, मतलब विपक्ष के आरोप है कि जिस तरीके से बजट को आगे बढ़ना चाहिए थे, नीतियां बढ़नी चाहिए तो उस तरीके से नहीं बढ़ रही। हालांकि यशपाल जी भी अपने तर्क के साथ सामने है कि सरकार उन सभी बिंदुओं को गंभीरता से विचार कर रही है जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। यह सवाल जिस पर विपक्ष उठा रहा है। आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, इस गंभीर चर्चा में आप जुड़े। बजट को लेकर आपने अपना अपना विश्लेषण दिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने समझा होगा कि आखिर बजट के आंकड़े जो हैं किस तरीके से वो सामने आए और किसको क्या फायदा होने जा रहा है और किस तरीके से कुछ कमियां हैं जिनको आगे सुधारा जा सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है।